गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्या कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोगों को पढ़ना है दर्पण की विशेषता, यानी जो समतल दर्पण है इसके विशेषता के बारे में पढ़ना है। क्योंकि जो प्रकाश क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये हम पहले के वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। और हमें अब जो पढ़ना है वह पढ़ना है समतल दर्पण की विशेषता। तो समतल दर्पण की जो विशेषता होती है, इनकी क्या होती है विशेषताएं, इन्हें हम लोग लिखेंगे। देखिए, पहले होता है कि समतल दर्पण, इसे आप लोग लिख लीजिए। करें कि प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब रखा जाता है। और जो हमारा तीसरा है, प्रतिबिंब बिंब के साइज के बराबर बनता है। और जो चौथा है, इसमें प्रतिबिंब दायां का बायां और बायां का दायां भाग दिखाई देता है। देखिए, जो हमारा समतल दर्पण की विशेषता है, ये समतल दर्पण की जो चार विशेषता है वह इस प्रकार है। कह पहला कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। यानी जब समतल दर्पण में जो हमारे प्रतिबिंब बनेंगे वह हमेशा सीधा बनेंगे और हमेशा आभासी बनेंगे। दूसरा है कि प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब रखा जाता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है इसकी विशेषता। कह रहा है कि प्रतिबिंब जो है इसमें उतनी ही दूरी पर बनेगी जितनी दूरी पर बिंब को रखा जाता है। अगर दर्पण से, यहाँ समझने के लिए आप लोग देख सकते हैं, अगर दर्पण से बिंब को, यहाँ मान लीजिए कि ये बिंब है, इसको 5 मीटर के दूरी पर रखा जाता है। समतल दर्पण में जो हमारे बिंब है उसको अगर दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उनका जो प्रतिबिंब बनेंगे वह भी 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। ये हमारे समतल दर्पण की विशेषता है। इसमें 5 मीटर की दूरी पर है तो ये ना कम दूरी पर बनेंगे प्रतिबिंब और ना ही ज़्यादा दूरी पर बनेंगे। जब भी बनेंगे तो उतनी ही दूरी पर बनेंगे जितनी दूरी पर बिंब को रखा जाता है। ये हमारी दूसरा विशेषता है। तीसरा करें कि प्रतिबिंब बिंब के साइज के बराबर बनता है। इसमें जो होता है हमारे समतल दर्पण में, कभी भी जो बिंब जितना बड़ा है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यह ऐसा नहीं हो सकता है कि बिंब अगर 5 मीटर का है तो उसका प्रतिबिंब 10 मीटर का बन जाए, या
अगर बिंब मान लो कि 20 मीटर का है तो उसका प्रतिबिंब 10 मीटर का बन जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। इसमें बिंब उतना जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये हमारा तीसरा विशेषता था। और चौथा विशेषता है कि जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है उसमें दायां का भाग बायां प्रतीत होता है, दिखाई देता है, और दायां का बायां दिखाई देता है। अगर आप कभी भी दर्पण के समतल दर्पण के सामने आप लोग खड़े होंगे और खड़ा होने के बाद आप लोग अपने हाथ से दायां कान पकड़ना, दायां कान पकड़ने के बाद उसमें प्रतीत होता है कि हम लोग कौन सा कान पकड़े हैं, तो बायां पकड़े हैं। और जब बायां पकड़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम लोग दायां पकड़े हैं। तो ये जो समतल दर्पण की विशेषता है, इसमें अगर कभी भी अगर समतल दर्पण के सामने अगर खड़ा होया जाता है तो हमारा जो भाग होता है वो बायां का दायां और दायां का बायां भाग दिखाई देता है। इस तरह से ये हमारे समतल दर्पण की विशेषता थे 4। इसे आप लोग गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, दर्पण क्या है, इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो इसे आप लोग लिख लीजिए कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कह रहे गोलीय दर्पण में कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कह रहे गोलीय दर्पण का ये परिभाषा है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब हम लोग को ये समझना होगा कि जो परावर्तक पृष्ठ है, हम लोग परावर्तक पृष्ठ किसको कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर ये हमारा गोलीय दर्पण है और परावर्तक पृष्ठ जो होता है हम लोग परावर्तक पृष्ठ उसे कहते हैं जहां से प्रकाश आकर और वहां उस सतह पर पड़कर वहां से परावर्तित हो जाए। यानी अगर यहाँ पर हमारा जो प्रकाश है और आपतित किरण, प्रकाश की जो किरण होती आती है और इस दर्पण पर पड़ती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और ये दर्पण पर पड़ा और पड़ने के बाद यहाँ से क्या हो गए, परावर्तित हो गया। तो इस सतह को हम लोग परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। पृष्ठ का मतलब होता है सतह, यानी वैसा सतह जहाँ से प्रकाश जाकर टकराए और टकराने के बाद वहाँ से लौट जाए, यानी परावर्तित हो जाए, तो उस सतह को ही हम लोग बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो कह रहे हैं कि जिस दर्पण का, यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, कैसा हो उसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, तो उसे अब लोग गोलीय दर्पण कहेंगे। अब हमें पढ़ना है कि गोलीय दर्पण, यहाँ पर जो हमारा दर्पण दिया है गोलीय दर्पण का वेद में, वह है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है उसका परावर्तक जो पृष्ठ होता है अंदर की तरफ दबा होता है। ये जैसे यहाँ पर हम आप लोग इसका चित्र देख सकते हैं। यहाँ पे यह हमारे अवतल दर्पण है, क्योंकि जो इसका परावर्तक पृष्ठ है ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है। ये हमारा P है, ये हमारा F है और ये हमारा C है। हम इस दर्पण के जो P अक्षर से निरूपित करते हैं यह हमारा ध्रुव होता है।
और जो एफ से यहाँ पर निरूपित किया गया है यह दर्पण का फोकस कहलाता है, और जो यहाँ पर हम लोग सी से निरूपित किए हैं, सी अक्षर से, इसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये हमारा अवतल दर्पण हुआ। इसका अगर परिभाषा आप लोग लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ दबा हो उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। दूसरा है उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ निकला हो उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। इसका आप लोग चित्र देख सकते हैं, इधर पेंट किया हुआ है, इसका एक भाग में पेंट किया हुआ है, और इनका जो परावर्तक पृष्ठ है यह बाहर की तरफ, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो जब परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ निकला हो तो उस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे, और जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ दबा हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। और अब हमें पढ़ना है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? करें कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहलाता है, और इसे हम लोग अक्षर P से निरूपित करते हैं। यानी ध्रुव को हम लोग, अगर परीक्षा में पूछ देता है कि ध्रुव को हम लोग किस अक्षर से निरूपित करते हैं, तो वहाँ पर हमें बताना होगा कि अक्षर P से निरूपित करते हैं। और दूसरा है वक्रता केंद्र। करें कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, और वक्रता केंद्र को हम लोग C से निरूपित करते हैं। यानी अक्षर C से हम लोग वक्रता केंद्र को निरूपित करते हैं। और जो अगला है वो है हमारा वक्रता त्रिज्या। करें कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और इस वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R यानी बड़ा अक्षर R से हम लोग इसको निरूपित करते हैं। और अब हमें पढ़ना है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। यानी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को हम लोग समझने के लिए एक चित्र बनाते हैं, और उस चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है वह क्या है, और इसके बाद हम लोग उसको परिभाषित करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि ये हमने एक यहाँ पर अवतल दर्पण का चित्र बनाया, और यह इनका मुख्य अक्ष है। यहाँ पर हम लोग इसको अच्छी तरह से बना लेते हैं, और जब इसको हम लोग P से अक्षर से निरूपित करते हैं, जो ये हमारा दर्पण का ध्रुव होता है, और यहाँ पर हम लोग इसे C अक्षर से निरूपित कर लेते हैं, जो हमारे अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र का ये प्रतीक है। हमें समझना है कि मुख्य फोकस अवतल दर्पण का कौन सा होता है, और उसे हम लोग किस तरह परिभाषित करते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि इन अवतल दर्पण पर अगर आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर, ये हमारी जो आपतित किरणें हैं मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ती है, तो परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है
वही बिंदु हमारा अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है और उसे हम लोग बड़ा एफ के अक्षर से निरूपित करते हैं। आप लोग इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो ये मुख्य अक्ष है अवतल दर्पण का और उनके समानांतर जो हमारी आपतित किरणें हैं वह दर्पण पर पड़ रही है और पड़ने के बाद जो परावर्तित किरणें हैं यह हमारी आपतित किरण है और ये हमारे परावर्तित किरण है। यह मुख्य अक्ष के ये भी आपतित किरण है और ये दर्पण पड़ने के बाद परावर्तित हो रही है, तो ये हमारे परावर्तित किरण है और ये हमारा मुख्य अक्ष है और इस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है यह हमारी परावर्तित किरण है, वही बिंदु हमारा अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है और उसे हम लोग बड़ा एफ के द्वारा निरूपित करते हैं। अब फिर सवाल उठा कि यहाँ पर जो हमारा एफ और जो हमारा ये ध्रुव है, यानी ये हमारा जो फोकस है और ये हमारा ध्रुव है, इनके बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। यानी अगर कोई परिभाषा पूछ दे कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो आप लोग इसको बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और हम फोकस दूरी को छोटा एफ द्वारा निरूपित करते हैं। यानी इसे हम लोग अक्षर छोटा एफ द्वारा निरूपित करते हैं। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है कि बड़ा एफ से किसको निरूपित करेंगे और छोटा एफ से किसे करेंगे। ये आप लोग का डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि जब कभी भी हम फोकस की बात करेंगे तो फोकस को बड़ा एफ के द्वारा ही निरूपित करेंगे और जब फोकस दूरी की बात आएगी तो वहाँ पर हम लोग स्मॉल एफ के द्वारा ही उसे हम लोग निरूपित करेंगे। और इस तरह एफ बराबर r/2 यह हमारा सूत्र होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा कि जो हमारा r क्या है, r हमारा यहाँ पर है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या एफ क्या है, एफ हमारा है फोकस दूरी। ये जो हमारा यहाँ है ये C और P के बीच की जो दूरी है इन्हें हम लोग वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं और इन्हें हम लोग अक्षर बड़ा R के द्वारा निरूपित करते हैं। और जो हमारा एफ होता है, आप लोग जो यहाँ फोकस देख रहे हैं, यह हमारा फोकस इन वक्रता त्रिज्या के बीचों बीच होता है। इनमें थोड़ा सा भी दूरी किसी में न कम होता है न किसी में अधिक होता है। एकदम जो हमारा एफ होता है यानी हमारा जो फोकस होता है वह वक्रता त्रिज्या के बीचों बीच होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ये सी एफ है, सी एफ जो है यह हमारे एफ पी के बराबर है और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा एफ और पी है इनके बीच की दूरी को हम लोग
फोकस दूरी कहते हैं, तो यहाँ पर फोकस दूरी यानी फोकस दूरी बराबर हम लोग r/2 कह सकते हैं। और जब हमें वक्रता त्रिज्या निकालना होगा तो 2 गुणे f लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा वक्रता त्रिज्या है यह हमारे फोकस दूरी के दुगना होता है, और जो हमारा फोकस है दूरी है यह हमारे वक्रता त्रिज्या के आधे होते हैं। इसे आप लोग भली भांति याद रखिएगा। जैसे हम लोग इसमें पढ़े कि जब आपतित किरण अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर जब पड़ती है तो वह परावर्तित जो किरणें हैं वह हमारे फोकस से होकर गुजरती है। और दूसरा में पढ़ा कि जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के फोकस से होकर दर्पण पर पड़ती है तो जो परावर्तित किरण है वह हमारे मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है। और तीसरा में हमें पढ़ना है कि जब आपतित किरण ध्रुव पर पड़ती है तो वह कहाँ से परावर्तित होती है। तो आप लोग इसे चित्र के माध्यम से समझिए कि जब ये हमारी आपतित किरण है और ये हमारे दर्पण के ध्रुव पर पड़ी, तो पड़ने के बाद जो परावर्तित किरण है यह प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए गुजर जाती है। एंगल I इक्वल टू एंगल R, यानी इस I से हम लोग आपतन कोण को दर्शाते हैं और स्मॉल r से हम लोग परावर्तन कोण को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो किरणें हैं यह हमारे प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती हुई गुजरती है। और जो हमारा चौथा फिगर है इसे आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें हमें देखना है कि जब प्रकाश की जो किरणें हैं यानी जो आपतित किरण है वह वक्रता केंद्र से होकर हमारे दर्पण पर पड़ती है तो वह कहाँ से परावर्तित होती है। इस चित्र में हमें यही समझना है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी ये आपतित किरण है यह वक्रता केंद्र से होकर जब दर्पण पर पड़ती है तो वह उसी पथ पर परावर्तित हो जाती है। यानी यह जो आपतित किरण है परावर्तित होने के बाद अपना रास्ता को चेंज नहीं किया, यह सीधे हमारे वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर पड़ा और बिना अपने पथ को विचलित किए वह उसी पथ पर लौट जाती है। तो ये था हमारा अवतल दर्पण पर किरण आरेख, और हम आशा करते हैं कि इसे आप लोग सही ढंग से समझ गए होंगे। अगर आप सभी को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना न भूलिए। तब तक के लिए थैंक्स।